दोस्तों नमस्कार, मैं पियरनंद आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो मैं आपको बना के अपलोड करके दिया, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा इतिहास विषय में दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताऊंगा और मैं कोशिश किया हूं कि इसको सीक्वेंस में पूरा बताते जाऊं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और जो बेस्ट है इसमें से उन सब चीज़ों को कोशिश किया हूँ कि कवर करने का, और वो जो आप अभी सुनेंगे और देखेंगे आपको ज़रूर मदद करेगा सीखने समझने में और परीक्षा में मदद करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन का आरंभिक जो काल है या विकास का जो काल है उसमें 3 काल हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में मैं आपको पाषाण काल से बनी हुई एक वीडियो अपलोड करके दिया हूं जिसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, धन्यवाद आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर और जो उसके हथियार थे या जो अवशेष थे उसी के अनुसार से उसका डेटिंग वगैरह किया गया था और उसी के अनुसार से उसकी आयु की गणना की गई थी। और आपको ये बात भी पता हो गया है, मैं बता चुका हूँ कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसके हमारे पास लिखित कोई प्रमाण नहीं है और वहाँ के अवशेषों को ही देखकर या उसका कार्बन डेटिंग के अनुसार से उसको गणना किया गया, उसकी आयु गणना किया गया है, जिसके लिए उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल का जो परिभाषा है वो ये है कि इस काल में हमको अवशेष भी मिले हैं और लिखित प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन लिखित प्रमाणों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि ये जो काल है मनुष्य का बहुत अच्छा विकसित रहा है और काफ़ी इसमें मानव का जीवन जो है सुधर चुका था। और उसके बाद ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे जिसको हम वैदिक काल भी कहते हैं और वैदिक काल को लौह युग भी कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं, और जो प्रागैतिहासिक काल है उसको क्या कहते हैं कि पाषाण युग का काल कहते हैं। मैं आज आपके सामने जो बताना चाहता हूँ वह सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में हम सीक्वेंस में देखेंगे और आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको कांस्य सभ्यता या कांस्य काल भी कहा जाता है। मैं आपको इसके लिए एक प्रामाणिक रूप से आप बताना चाहता हूँ कि पाषाण काल में मनुष्य ने इस तरह के ये जो है तांबा है, इस धातु का खोज कर लिया था। ये तांबा से बना हुआ एक बर्तन है, इस धातु का खोज पाषाण काल में मनुष्य ने कर लिया था। दूसरा है उसका जो हथियार था, लगभग इसी तरह के पत्थर या इससे बड़े या छोटे या नुकीले हो सकते हैं, इसी तरह के पत्थरों का उपयोग करके वो अपना आखेट करता था, अपनी रक्षा भी करता था। आप देखेंगे इसमें नुकीला एक धार है, मैं सोचता हूँ अगर इसको किसी के ऊपर घिसा जाए तो ये काट देगा। तो इसी तरह के पत्थर के हथियारों को उपयोग करके पाषाण काल में मनुष्य जीवन यापन कर रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यह है कांस्य काल या सिंधु घाटी की सभ्यता। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांस्य काल में मनुष्य ने इस धातु की खोज कर ली थी जो आज भी हम अपने घरों में उपयोग करते हैं। और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये तांबा और टीन से बना हुआ एक मिश्र धातु है जो कांस्य धातु कहलाता है, और इतना विकसित ये इस समय में कांस्य काल में मनुष्य का जीवन हो गया था। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बताया कि मनुष्य का जीवन में कैसे
विकास होता चला गया। और हम वैदिक काल में पढ़ते हैं जिसको लौह काल भी कहते हैं, और अभी हम लोग अपने अधिकतम कार्यों में या अधिकतम उपयोग के सामानों में हम लोहे के सामानों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको तीनों काल के बारे में बता दिया हूं कि आप ना भूलें, क्योंकि मनुष्य जब अपना जीवन आरंभ किया तो उस समय वो पत्थर के हथियारों या आखिर से अपना जीवन को बचाता था या पालन पोषण करता था, अपनी रक्षा भी करता था, और उसी समय तांबा का भी उसने खोज कर लिया था। दूसरा जो है हमारा कांस्य काल या सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया ताकि आप कभी ना भूलें, और लौह युग में हम लोग अभी जी रहे हैं। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो ये है कि आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम लोग कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो खोजकर्ता थे, हमको इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो इसके बेसिक बातें को हम समझें कि पाकिस्तान में, वर्तमान जो पाकिस्तान है, वहाँ पर पाकिस्तान में एक समय था कि हमारे देश से या पाकिस्तान में एक चार्ल्स मेसन करके एक व्यक्ति जो है 1826 में चार्ल्स मेसन जो हैं वो उधर जाते और विजिट करते और देख के आते थे। और उन्होंने क्या किया था, एक मैगजीन निकाला था और मैगजीन लिखते थे। उस मैगजीन का नाम था नरेटिव ऑफ जनरिस करके एक मैगजीन था। उसमें वो अपना जो जाते आते जनरली करते उसका वो देख के आते और लिखते उसमें। लेकिन कालांतर में समय परिवर्तन होते गया और वहाँ पर एक समय आया कि पाकिस्तान में लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने की व्यवस्था की गई। और रेलवे लाइन बिछाने की व्यवस्था की गई तो वहाँ दो ब्रदर थे या दोनों भाई थे जिनको ये काम दिया गया था, जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये बर्टन ब्रदर के नाम से क्या है, फेमस हैं। और ये दोनों ब्रदर क्या कर रहे थे, दोनों भाई रेलवे ट्रैक बिछाने की व्यवस्था कर रहे थे। और जब रेलवे ट्रैक बिछाने की व्यवस्था कर रहे थे तो उनके जो ट्रैक के रास्ते में है कोई टीला आया, तो वो टीला को उन्होंने क्या किया, समतल किया और वहाँ पर उनको ईंटें मिली। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये कोई पुराना घर होगा और वहाँ की ईंटों को भी निकाल कर उन्होंने क्या किया, उस ट्रैक में उपयोग किया। लेकिन समय बदलता गया और होता यह है कि यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाते बिछाते इन्होंने एक बहुत बड़ी सभ्यता को भी खोज डाला, पर उनको इस बारे में उस तरह की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पर इस तरह के आगे हम देखते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम आता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनका नाम आता है कि इनका ये, क्योंकि ये यहाँ के मुखिया थे, तो या यहाँ के शोधकर्ता के नाम, इनका जो नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और इनका टाइम है 1853 से 1856 में उस तरफ जाते थे वो, और उसका पूरा जांच करते या कभी वो करते थे तो इनको जानकारी हुआ और उन्होंने इनका क्या किया है, गया कि शोधकर्ता के रूप में इनको कहा गया है। इसका ये विलियम ब्रदर और जेम्स बर्टन ब्रदर ने जो किया, लेकिन उनका नाम उतना नहीं आया जितना नाम आया अलेक्जेंडर कनिंघम का। तो ये प्रश्न आता है कि इसके शोधकर्ता कौन थे। उसके बाद एक बात और होता है कि भारत में एक जब अंग्रेज शासन था उस समय हमारे पुरातात्विक जो इंचार्ज थे वो थे सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल करके थे जो 1921 में वो हमारे पुरातत्व विभाग के क्या थे, इंचार्ज थे। तो उन्होंने दो व्यक्तियों को काम दिया, उनके अंडर में काम करते थे दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये दोनों व्यक्ति काम करते थे और इनको भी ये काम दिया गया और आखिर में खोजा इन्हीं ने है, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने। लेकिन इंचार्ज थे कौन, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जब इसके इंचार्ज थे तो पूरा जो श्रेय जाता है इनके ऊपर जाता है, और ये 1921 की बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दयाराम साहनी का नाम जुड़ा हुआ हड़प्पा से। दयाराम साहनी ने क्या किया है, हड़प्पा की खोज की है, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। तो ये प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया
और हड़प्पा का खोज किसने किया। लेकिन इन दोनों का जो श्रेय जाता है, इन दोनों के कामों के प्रति श्रेय जाता है, क्योंकि इंचार्ज थे सर जॉन मार्शल, तो उनका जाता है। और सर जॉन मार्शल ने इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी आयु की या उस काल की गणना की है। तो उन्होंने ये गणना, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि इस काल में ये था 2500 से 2300, 2500 से 1700, तो कई लोगों ने अपनी अपनी बातों रखा। लेकिन जो सर्वमान्य लगभग माना जाता है वो है 3250 बीसी से 2750 बीसी को सिंधु घाटी की सभ्यता का काल माना जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग टीकाकारों ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन सर जॉन मार्शल जो उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे या मुखिया थे, तो उनकी बातों को प्राथमिकता दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी खुदाई देखिए, इसकी खुदाई का काल जो है ये कहलाता है, ये कार्बन 14 करके एक वो है उसको परखने का तरीका है, कार्बन 14 करके। तो उसके द्वारा उन्होंने जो काल निर्धारित किया वो है 2300 से 1750 बीसी तक का। ये डीपी अग्रवाल जी एक हुए हमारे देश के इतिहासकार, उन्होंने इसको क्या किया है कि समर्थन किया। लेकिन हम देखेंगे कि सर्वमान्य रूप से ये अभी तक इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद है कि अभी तक लोग यही कहते हैं कि ये डेट होगा वो डेट होगा। लेकिन बात हो रहा है कि सर्वमान्य रूप से अभी हम ये कह सकते हैं कि 2350 से लेके 1750 जो बीसी है वहां तक ही अपना सिंधु घाटी की सभ्यता का काल रहा है। अब इसका नामांकन सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया, या सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहा गया, इसका नामांकन क्यों किया गया, इसलिए अब हम इधर नामांकन में ध्यान देंगे या इसका जो नाम क्यों रखा गया। तो अक्सर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप जब देखते हैं इसमें पाया जाता है कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी नदी के आसपास पाया गया है, सिंधु घाटी नदी के आसपास पाया गया है, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। जिसकी खोज किसने की थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का जो ये जाता है, इसको सर जॉन मार्शल को जाता है। अब यहाँ आता है हड़प्पा, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा का जो खोजकर्ता कौन है, हड़प्पा के खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी, ठीक है। और इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर यह पाया गया था। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीजें जिस जगह से मिलती हैं उसका नाम को उस जगह के साथ जोड़ दिया जाता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारत देश के रहने वाले हैं। मैं आपको एक बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। वो ऐसा है कि हमारे घर में बेटियां बियाह होके आती हैं, या हमारे बेटे कहीं जाते हैं, या हम कहीं रहते हैं, तो हमारे शहर का नाम लेकर या उस बेटी को हम उस शहर का नाम लेकर बुलाते हैं। उसी तरह से नामांकन कहाँ किया गया है, यहाँ पर जगह के नाम पर किया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के आसपास पाया गया, और हड़प्पा का सभ्यता जो है हड़प्पा नामक स्थान पर पाया गया। इसलिए इन दोनों जो वो है सभ्यता है, इसका जो इस सभ्यता का नाम को उस जगह के नाम से नामांकित किया गया है। अब यहाँ आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता कौन है, या सिंधु घाटी की सभ्यता को बनाया किसने, और या सिंधु घाटी की सभ्यता किनके साथ या किस वंशज के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम पाएंगे कि यहाँ पर दो मत है। एक मत है अंग्रेज इतिहासकारों का, दूसरा मत है हमारे देसी या हमारे भारतीय इतिहासकारों का। तो अंग्रेजी जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि ये विदेशी जो इतिहासकार उनका कहना है कि वहाँ पर जो सभ्यता पाया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता जो पाया गया है वो सुमेरियन था, या सुमेरियन लोगों के सभ्यता है। तो उसका कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, कुछ विरोध किया, लेकिन हमारे देसी इतिहासकारों का मत था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है द्रविड़ जाति के लोगों की है। और इसमें दोनों में फर्क आया, क्योंकि मैं अपने तरफ से इस बात को बोलना चाहता हूं कि
उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि सुमेरियन लोगों को वो जानते थे ज़्यादा अच्छे से, तो सुमेरियन जो लोग थे या सुमेरियन जो सभ्यता थी उनका उन्होंने समर्थन किया। आप विश्व के 4 सभ्यताओं को जानते हैं, चीन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, भारत की सभ्यता। तो हमारी जो सभ्यता है और सभ्यता है सबसे प्राचीन मानी जा रही है। और उसके एवज में क्या हो रहा है, यहाँ इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद भी आया, लेकिन बाद में देसी जो इतिहासकार हैं उनका मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं या वहाँ रहने वाले लोग हैं जिनका जीवन इससे पला बढ़ा है, वो कौन लोग हैं, द्रविड़ लोग हैं, द्रविड़ जाति के लोग थे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सुमेरियन जो सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता में ऐसा था कि उनके जो घर थे या उनका जो ईंट था वो अलग साइज का था। उनके घर बनाने का तरीका अलग, कुछ थोड़ा सा वो था, मिलता जुलता था लेकिन थोड़ा अलग था। और यहाँ द्रविड़ लोगों का जो घर है उसका जो ईंट का जो वो है अलग अलग है। और तो यहाँ पर दोनों के जीवन शैली में थोड़ा सा फर्क है, बाकी काफ़ी मिलता जुलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुमेरियन और द्रविड़ जो सभ्यता है वो लगभग एक ही समय के माने जा रहे हैं, और इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद था। पर जो हमारे देश के इतिहासकार लोग हैं उनका कहना है कि ये सभ्यता जो है द्रविड़ जाति के लोगों का है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये सभ्यता आर्यन लोगों का है, पर इस मान्यता को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई, क्योंकि आर्यन लोगों के या फिर वैदिक काल में जो आर्यन पाए गए और द्रविड़ लोग जो या सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो सिंधु घाटी में सभ्यता में जो घर पाए गए, जो नगर पाए गए, वो बहुत ही व्यवस्थित और सुदृढ़ थे और ईंट से बने हुए थे। लेकिन हम अगर आर्य या द्रविड़ काल में अपने इसमें आते हैं, लौह काल में आते हैं, वैदिक काल में आते हैं, तो वहाँ पर अगर आर्यन इसके बनाने वाले थे या इस सभ्यता के रचयिता थे, तो इन लोग झोपड़ी में नहीं रहते। इन लोग यहाँ मकान में जब रह रहे हैं, ईंट के बने मकान में रह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आर्यन फिर अगर वो होते तो झोपड़ी में नहीं रहते। तो ये फर्क आ गया, इसलिए इस बात को इतनी मान्यता नहीं मिली। मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि इस जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसका कुछ बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, और उस विशेषताओं को मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विशेषताएं जो है क्या है, नगरीय व्यवस्था थी। इनका जीवन शैली नगरीय व्यवस्था था। इन लोग नगर के रूप में रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ी या कंदराओं में नहीं रहते थे। बड़े बढ़िया ईंट के घर बनाए, सड़कें इनके बढ़िया थी, इनके नाली अलग बढ़िया बने हुए थे। तो सारा चीज़ इनका जो है बड़ा व्यवस्थित था, और क्या था, नगरीय सभ्यता इनको भी कहा जाता है। और इनके नगरों में 2 प्रकार के मोहल्ले कहेंगे या बस्ती कहेंगे पाए जाते थे। एक तो होता थे कि बड़े घर होते थे, बहुत व्यवस्थित होते थे, और कुछ थोड़ी दूर में एक छोटे घर होते थे। तो यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर कितने प्रकार के उच्च नगर और निम्न नगर, 2 तरह के नगर भी पाए गए। तो हम पाते हैं कि ये क्या है, इनकी विशेषताओं में आता है कि नगरीय सभ्यता भी कहलाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता भी कहलाता है। दूसरा यह है कि ये कांस्य युगीन है, मैं भी आपको दिखाया। ये देखिए, इस धातु की खोज, ऐसे बर्तन तो अभी बन रहे, हो सकता है उस समय भी बने होंगे, मैंने इनका वो नहीं देखा है कि किसी म्यूजियम में रखा होगा तो, लेकिन इस तरह के धातु का खोज इस काल के लोगों ने किया है, और इसीलिए ये कांस्य धातु है, इसे कांसा कहते हैं। और कांस्य धातु को देख लीजिए, आज से इतने साल, हजार बीसी पहले क्या किया है, मनुष्य ने खोजबीन कर लिया है। और कांस्य धातु युग सभ्यता, या इसको ब्रॉन्ज काल भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रमाण हैं हम पाते हैं कि आज हमारे पास हैं, अवशेष भी हैं, लिखित रूप में भी हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जिस दिन ये पढ़ लिया जाएगा उस दिन ये इतिहास बन जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ लेंगे। और आगे दूसरा
चौथा जो इसका एक विशेषता है सिंधु घाटी की सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता माना गया है, क्योंकि इनके खोजकर्ताओं को कहीं पर भी कोई ऐसे हथियार या ऐसे कोई साधन नहीं मिले जो युद्ध के लिए उपयोग हों। तो ऐसे टीकाकारों का और इतिहासकारों का मानना है कि ये बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता थी, यहाँ के लोग रहते थे। और ये मैं आपको बता रहा था, शहरी और नगरी व्यवस्था होता है। आज भी शहर में क्या होता है, व्यापार होता है। तो ये जो सभ्यता है व्यापारी थे। हम गांवों में कृषि कार्य करते हैं, लेकिन आज भी हम देखेंगे कि शहरों में क्या हो रहा है कि शहरों में व्यापार के काम ज़्यादा करते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या है, शहरी है और व्यापारिक सभ्यता भी थी। अब चौथा है, पांचवा एक विशेषता है इसका कि ये शहरीकरण व्यापारिक व्यवस्था में विश्वास करते थे और इनका व्यापार जो है शहर में होता था। इस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी 4 विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं हैं। पहली है शहरी और नगरी सभ्यता है, दूसरी है कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज, और तीसरा है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अभी भी इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, हम इसके केवल अवशेषों को और लिपि को देख रहे हैं, पर आने वाले दिन में अपेक्षा करते हैं कि कोई न कोई ऐसे विद्वान या इतिहासकार आएंगे जिनको जरूर पढ़ लेंगे और हम फिर तब जान लेंगे कि इनकी जो जीवन शैली कैसी थी या किन चीज़ों के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है। और ये शहरीकरण व्यवस्था होने के कारण जो 5वीं वो है, इन लोग क्या का व्यापार इनका प्रधान कार्य था या व्यापार इनका प्रधान व्यवसाय था। और मैं आपको अब ले चलता हूं कि इसका विस्तार कहां तक था। इसका विस्तार जो है सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। इसके कार्य जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और ये सभ्यता पली बढ़ी है नदी के किनारे, वहीं पनपी है और वहीं पर पली बढ़ी भी है और वहीं पर बढ़िया व्यवस्थित रूप से चल रही थी। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी भारत देश में जगह पाए गए हैं वो सब नदी के किनारे ही पाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता चिनाब नदी के किनारे, और यूपी में एक है हिडम नदी, तो वहाँ पर भी ये पाया गया है। और बलूचिस्तान में दाश्क करके एक नदी है, वहाँ पर भी इसकी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। और यहाँ हम देखेंगे महाराष्ट्र में तो गोदावरी करके है, दायमाबाद करके एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर इसकी जो अवशेष पाए गए हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नदी के आसपास ही पाया गया है। इसकी खुदाई जहाँ भी की गई है वो नदी के आसपास ही पाया गया है। और इसका अभी वर्तमान काल में जो विस्तार, अभी जितनी खोजें की जा चुकी हैं उसमें बलूचिस्तान में कुछ भाग है, पाकिस्तान में कुछ भाग है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग जो है इसका विस्तार का वो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जा रहा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता विशेष करके भारत देश में पाया गया। इसीलिए आज लोग ये कहते हैं कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, पुरातन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सभ्यता वाकई इसके काल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पुरानी है और बहुत उन्नत भी है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस काल के लोग जो हैं, जो पूजा करते थे पशुपतिनाथ देवता की पूजा, पशुपतिनाथ जो होते हैं उसकी पूजा करते थे, उसकी आराधना करते थे। और इन लोग सिल या मोहर होता था, उसमें विभिन्न अनेक प्रकार के जीव जंतु जानवरों का भी चित्रण रहता था, उसका उपयोग करते थे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में इसका पूरा विस्तार पाया गया है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पूरा विस्तार पाया गया है। इस तरह से आपके सामने मैं आज सिंधु घाटी की सभ्यता को रखा हूँ।
मैं फिर से एक बार आपको वो करा देना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ कि चार्ल्स मेसन जो है 1826 में, इसके बारे में केवल एक छोटी सी जानकारी उन्होंने अपने मैगजीन में दिया था। और उसमें बर्टन ब्रदर जो है, जेम्स बर्टन और विलियम ब्रदर, उन्होंने रेलवे ट्रैक पे सबसे पहले ईंटों का उपयोग किया इस सभ्यता के। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इसके शोधकर्ता थे। और भारत देश में सर जॉन मार्शल हमारे पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, इसलिए इनके नाम से चलता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये होगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे खोजना चाहता हूं कि कार्बन 14 के द्वारा इसके जो है आयु को क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। और यहाँ सिंधु घाटी, यहाँ जो वो है, इनका नामांकन जिस जगह में पाया गया उसके हिसाब से किया गया है। और ये सभ्यता जो है नदी के आसपास पाए जाने के कारण से विभिन्न नदियों का भी इसमें नाम आया है। दोस्तों, मैं आपको आज उस काल के धातुओं को भी दिखाकर आपको बताया कि ताकि आप ना भूलें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी तरह अगले समय में आपको लोह युग या हमारा जो ऐतिहासिक काल है या वैदिक काल है उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ये इस तरह से प्रारंभिक जो हमारा इतिहास है वो कंप्लीट होगा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और सराह रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं यही कहता हूं कि इसी तरह की जानकारियों को आप प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें। और मैं आपके लिए आने वाले समय में बाकी जो सब्जेक्ट मैं बोला हूँ सभी सब्जेक्ट पे मैं यूपीएससी या पीएससी का जो सिलेबस होता है उसको आधार बनाकर उसको फॉलो करते हुए ही छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप सरलता से उनको समझ सकें और अपने परीक्षाओं में लिख सकें। आपने मुझे मौका दिया है और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर हमेशा आइए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आप सबों का फिर से धन्यवाद करता हूं और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।